जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड या मानव रुधिर या मानव रक्त को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सुपर टेट, एसएससी, बैंक्स, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट लेवल एग्जाम्स और यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी और पीसीएस के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड क्या है या मानव रुधिर क्या है, मानव रक्त क्या है, ब्लड का क्या संगठन है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट यानी रुधिर जो होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर टेट के लिए एग्जाम का प्रश्न, रक्त किस ऊतक का बना होता है। तो रक्त आपका किस ऊतक का बना होता है दोस्तों, तो तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ। साथ ही साथ रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा पाई जाती है, 55 से 60% प्लाज्मा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये किस रंग की होती है प्लाज्मा, तो हल्के पीले रंग की होती है। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। साथ ही साथ ब्लड में रक्त कोशिकाएं होती हैं कितने परसेंट, 40 से 45% रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, ब्लड हल्का क्षारीय होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम जानते हैं कि ब्लड में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है दोस्तों, तो 90 से 92% सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पानी की मात्रा पाई जाती है, जल की मात्रा पाई जाती है 90 से 92%। और स्वाद में कैसा होता है ब्लड, तो साल्टिस होता है। 8 से 10% अघुलनशील अवस्था में सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं या ठोस पदार्थ होते हैं। और लगभग 6 से 8% क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं रक्त में। कौन कौन सी प्रोटीन रक्त में पाई जाती हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई तरह की प्रोटीन्स ब्लड में घुली होती हैं। आपकी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और साथ साथ एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। और हेपेरिन प्रोटीन कैसी होती है दोस्तों, तो एंटीकोगुलेंट का वर्क करती है। और क्रेटिनिन प्रोटीन भी पाई जाती है ब्लड में। साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यूरिया भी पाई जाती है, यूरिक एसिड भी ब्लड में घुला होता है। एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं और विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों बनता है, रक्त का निर्माण शरीर में किस जगह पर होता है, तो दोस्तों जो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। यानी रक्त बनने की प्रक्रिया आपके किस भाग में होती है, तो शरीर के किसमें, हड्डियों में। हड्डियों के मिडिल पार्ट में क्या बनता है, रक्त बनता है या ब्लड बनता है कह सकते हो। जो बोन्स होती हैं हम लोगों की, तो मिडिल पार्ट चूँकि सॉलिड होता है, तो वहाँ पर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। एग्जाम किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सुपर टेट ले लीजिए, चाहे टेट ले लीजिए, या अदर एग्जाम्स की बात कर लें आप, यूपी पीसीएस की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, सबके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो रक्त का निर्माण आपके लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तब बोन मैरो में ना होकर कहाँ पर होता है, यकृत या लीवर ग्रंथि में होता है, यकृत में होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंपोजिशन से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जैसे कि प्लाज्मा 55 से 60% होता है, ब्लड सेल्स कितने परसेंट होती हैं, 40 से 45% होती हैं। जैसे ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 है। नमकीन होता है तो साधारण सी बात है। और जल की मात्रा कितनी होती है ब्लड में, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 90 से 92% होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट बनता है, हेपेरिन प्रोटीन एंटीकोगुलेंट का कार्य करती है, रक्त शरीर में जमने नहीं देती है। यानी मनुष्य के रक्त में मनुष्य का जो ब्लड है उसके शरीर में क्लॉट क्यों नहीं करता है, तो दोस्तों हेपेरिन प्रोटीन के कारण। और वैसे आप हम लोगों ने ये भी जाना कि हमारे शरीर के ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, तो आप समझ गए होंगे, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी हैं जो 8% पाई जाती हैं। 8 से 10% जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों नाइट्रोजनस और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया,
आपका क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें इस घुलनशील अवस्था में पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? मनुष्य के रक्त में रक्त कोशिकाएं कितने प्रतिशत पाई जाती हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 40 से 45% रक्त कोशिकाएं ब्लड में मतलब ब्लड में पाई जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि ये रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स। और साथ ही साथ दोस्तों क्या? आरबीसी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरबीसी या लाल रुधिर कणिका। और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। अब सेकेंड जो ब्लड सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? उसका क्या नाम है? तो श्वेत रुधिर कणिका, या इसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और या शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। जबकि आरबीसी का क्या नाम है दोस्तों? तो इरिथ्रोसाइट। अब साथ ही साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है सर? तो इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट जो तीसरी सेल है आपकी प्लेटलेट, और इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रम्बोसाइट। अब थ्रम्बोसाइट की कोशिकाएं जो दोस्तों होती हैं, तो जिन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं दोस्तों याद रखनी है आपको। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट। और इनके वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल रुधिर कणिका आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एसएससी का, सुपर टेट का, कि ब्लड में वैसे तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है, लगभग 25 माइक्रोन की होती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल कोशिका का क्या कार्य है। मतलब ह्यूमन ब्लड में या मनुष्य के रक्त में आपके मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल की कोशिकाएं मुख्य रूप से क्या कार्य करती हैं? तो फैगोसाइटोसिस। ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन को क्या करती हैं? कम करती हैं। बैक्टीरिया, वायरस को नष्ट करने का कार्य करती हैं, या उनको फैगोसाइटोसिस करती हैं, खा जाती हैं, कहने का मीन्स। लिम्फोसाइट सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, लिम्फोसाइट की कोशिकाएं क्या करती हैं सर? ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं दोस्तों। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो ब्लड का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं रक्त के अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं? हिमेटोलॉजी करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है आपका कि हिमेटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आप समझ गए दोस्तों, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपका पॉलीसाइथेमिया क्या है? अगर मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो इस कंडीशंस को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है आरबीसी की संख्या अगर बढ़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रक्त के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोएसिस कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, और एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छा यहाँ प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि हीमोपोएसिस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? तो ये मतलब मीन्स क्या है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं हीमोपोएसिस। क्या कह सकते हैं? हीमोपोएसिस। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं जो हमारी 3 प्रकार की सेल्स हैं, आखिर उन कोशिकाओं में आरबीसी का आपके शरीर में क्या रोल है दोस्तों? तो आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, और लाल रुधिर कणिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो रेड ब्लड सेल्स, इसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी आपकी जो इरिथ्रोसाइट है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कोशिका किस आकार की होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी कोशिका जो होती है ओवल शेप होती है, या सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये सिक्के के आकार की कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? सिक्के के आकार की कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? आरबीसी। अब इनका आरबीसी का व्यास कितना है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम का। 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है आपकी कौन? आरबीसी कोशिका दोस्तों। आरबीसी की कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि जितने भी मैमल्स हैं, तो ऊंट और लामा
कि आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है एग्जाम का। एग्जाम में पूछा जाता है क्या ऊंट और लावा की कोशिकाओं में आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो जी हाँ पाया जाता है। आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है किन मैमल्स में, तो ऊंट लावा की कोशिकाओं में। जबकि जितने भी मैमल्स हैं, चाहे आपका हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो मैमल्स कह सकते हैं, और या मनुष्य हो, इन सभी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए अब हम ये बात करते हैं कि दोस्तों मेल और फीमेल में कितने लाख मतलब आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 1 घन मिलीमीटर में कितनी, 50 से 55 लाख, यानी नर में, यानी आप कह सकते हैं जेंट्स में 50 से 55 लाख क्या पाई जाती हैं, आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ मनुष्य का रक्त कैसा होता है दोस्तों, तो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना है, हीम और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, हीम आयरन है। क्या है, अब आपसे पूछें कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है किस रूप में होता है, तो फेरस के रूप में। किस रूप में होता है दोस्तों, फेरस के रूप में। तो हीमोग्लोबिन से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हीमोग्लोबिन जो मनुष्य का है, तो उसके कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी की कोशिकाएं लोडेड विथ ऑक्सीजन होती हैं, और हीमोग्लोबिन कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को। तो आरबीसी कोशिकाएं कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, और ये ले जाती हैं कोशिकाओं तक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बनता है कि मनुष्य के अंदर लगभग कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम, यानी जो मेल है तो 12 से 16 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। अगर इतनी पाई जाए किसी भी व्यक्ति में, अगर 13-14 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है, तो हम ये कह सकते हैं वो व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है। और साथ साथ फीमेल में थोड़ा कम होता है, 12 से 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ का एग्जाम के लिए बनता है दोस्तों, तो एक छोटे बच्चे में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml रक्त में। तो 100 ml रक्त में 23 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। हीमोग्लोबिन लगभग 97 से 99% ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ले जाता है, तो 97 से 99% क्या ले जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ले जाता है। बच्चों में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 23 ग्राम। मेल में कितना पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम। और साथ ही साथ फीमेल में कितना पाया जाता है, 12 से 13 ग्राम। आरबीसी लोडेड होती हैं किससे, तो आप समझ गए, ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो किस रूप में होता है, तो फेरस के रूप में होता है। और ये भी आपने समझ लिया कि मेल में 50 से 55 लाख होती हैं, फीमेल में आरबीसी कोशिकाएं कितनी होती हैं, 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर होती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीसी की कोशिका आखिर दिखने में कैसी, इस बात को समझ लेते हैं। तो ये आरबीसी की कोशिका दोस्तों देख रहे हो, जो बाइकॉनकेव होती है, डिस्क शेप। इसका जो व्यास होता है 7 से 8 होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1.5 से 2.5 माइक्रोन एम। अब यहाँ पर कई तरह की कोशिकाओं को दिखाया गया। आरबीसी कोशिका है आपकी, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं, और साथ ही साथ प्लेटलेट की कोशिकाएं। चलिए इनको आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं, हिरन में सबसे छोटी आरबीसी कोशिका पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आरबीसी सबसे छोटेस्ट आरबीसी किस में पाई जाती है, तो दोस्तों हिरन में, या डियर में कह सकते हैं दोस्तों। डियर में सबसे छोटी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है दोस्तों, तो एम्फीमा जो आपका एक प्रकार का सैलेमेंडर बोल सकते हैं, और एम्फीबिया वर्ग से बिलोंग करता है। तो आरबीसी की कोशिकाएं सबसे बड़े आकार की पाई जाती हैं कहाँ, तो आपके एम्फ्यूमा में, जो कि एक प्रकार का एम्फीबियन है। और साथ ही साथ अब एक बात समझते हैं, ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम का, सुपर टेट आपका, एसएससी बैंक्स या ग्रुप डी के लिए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक और आता है कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है, तो वो क्या क्या कंपोनेंट बनाती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सीजन की अपेक्षा, यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा, या कह सकते हैं ब्लड में ऑक्सीजन की अपेक्षा 240 गुना अधिक तेजी से क्रियाशील होता है। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से घुलता है, कहने का मीन्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है तो क्या बनाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में टर्म पूछ लिया जाता है, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन किसके साथ, यानी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके
कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में मतलब एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े होते हैं। कितने? 4। एक हीमोग्लोबिन में कितने अणु जुड़े होते हैं आपके? तो ऑक्सीजन के 4। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, आरबीसी कोशिकाएं कहाँ नहीं पाई जाती हैं, या आरबीसी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीसी में केंद्रक तो नहीं पाया जाता, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इन सभी का अभाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का कि आरबीसी कोशिकाओं में क्या क्या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लवक, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम का अभाव होता है मनुष्य में। अब आरबीसी का जो लाइफ स्पान है कितने दिन है? आरबीसी मतलब कितने दिन तक जीवित रहती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनुष्य के अंदर ये लगभग 120 दिन तक कैरी करती है। साथ ही साथ रैबिट की कोशिकाओं में आरबीसी की जो लाइफ स्पान है, कितना जीवन काल है उसका, तो 80 दिन है। और फ्रॉग में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है? तो 100 दिन तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनुष्य में 120 दिन, रैबिट में 80 दिन और फ्रॉग में कितने? 100 दिन। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो टर्मिनोलॉजी है, हीमोसाइटोमीटर। अब साइटोमीटर क्या है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर है आरबीसी काउंट, यानी आरबीसी की संख्या को काउंट करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया, यानी रक्तता की कमी, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं, एनीमिया को रक्त अल्पता कहा जाता है, जिसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? तो पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जो यानी 50-55 लाख से ऊपर हो जाएगी, तो उसको रोग कौन सा होगा? तो पॉलीसाइथेमिया। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल जो ब्लड में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी सेल की बात करते हैं। इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या श्वेत रुधिर कणिका, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ल्यूकोसाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये किस आकार की होती है? सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा के आकार की होती हैं, इसीलिए इसको एमीबॉयड शेप होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का। और या कभी कभी ये राउंड शेप में भी पाई जाती हैं, और जनरली ये कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं दोस्तों, न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? न्यूक्लिएटेड होती हैं। जबकि आरबीसी कोशिका कैसी होती है दोस्तों? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मनुष्य के रक्त में कितने % मतलब कितनी लगभग इसकी एवरेज क्या है वैल्यू? तो 4000 से अगर किसी व्यक्ति में 12000 तक अगर पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं तो दोस्तों वो अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अब दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं आरबीसी से बड़ी होती हैं, इनका लेकिन अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों 600:1। आरबीसी की अगर 600 कोशिकाएं होंगी तो डब्ल्यूबीसी की एक कोशिका आपको दिखाई देगी, तो 600:1 होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं आपके शरीर में बहुत ही जादू की तरह कार्य करती हैं, या ये कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही डायनेमिक होती हैं। इनके मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इस बात को समझते हैं। मुख्य रूप से ये इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता को ये डेवलप करती हैं। कहने का मीन्स कोई भी बीमारी अगर व्यक्ति में होती है तो उसके खिलाफ ये लड़ने की ताकत आपको देती हैं या शक्ति देती हैं, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना या प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। साथ ही साथ ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन को नष्ट करने का कार्य करती हैं, यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, वायरस को नष्ट करती हैं, साथ ही साथ फंगल को नष्ट करती हैं, किसी प्रकार के इन्फेक्शन को ये खत्म करती हैं। साथ ही साथ ये किसी भी अगर व्यक्ति में कोई घाव होता है तो उस घाव को सही करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करना, साथ ही साथ घाव को भरने में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों इसका कार्य है डब्ल्यूबीसी का, ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण भी करती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या क्या इनके कार्य हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के विषय में। तो डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या अगर बढ़ जाती है तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी डब्ल्यूबीसी की संख्या मतलब बढ़ती है तो इसको बोलते हैं एक टर्म में क्या? ल्यूकोसाइटोसिस।
अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या तेज़ी से कम होती है यानी 4000 के नीचे जाती है तो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं। अगर 12000 के ऊपर मान लो किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर 40,000 50,000 डब्ल्यूबीसी अगर होती हैं या 60,000 तक होती हैं तो उसे मेटास्टेटिक कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, यानी कैंसर रोग की संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं। या कोई शरीर में बॉडी में इन्फेक्शन होता है, 20-25,000 डब्ल्यूबीसी होती हैं तो भी डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है कह सकते हैं, अगर आरबीसी 120 दिन जीवित रहती हैं तो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं कितने दिन जीवित रहती हैं, ये 10 से 13 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का दोस्तों, 10 से 13 दिन इनका क्या होता है, तो ये लाइफ स्पान होता है या जीवन कितने दिन का होता है, तो 10 से 13 दिन तक जीवित रहती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मोनोसाइट जो कोशिकाएं हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर्स कहा जाता है। अब साथ ही साथ मोनोसाइट की कोशिकाएं किस आकार की होती हैं दोस्तों, तो किडनी शेप होती हैं। कैसी होती हैं? किडनी शेप होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये न्यूट्रोफिल जो कोशिका है, न्यूट्रोफिल कोशिका है, ये मल्टी लोब्ड होती है। कैसी होती है दोस्तों? मल्टी लोब्ड होती है। ये लार्जेस्ट साइड जो कह सकते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ दी बॉडी किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल को। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब ये दोस्तों कि ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रोफिल 60 से 70% डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में 60 से 70% क्या होती है? न्यूट्रोफिल की कोशिकाएं। और ये एक तरीके से शरीर में सैनिक की तरह कार्य करती हैं। वेसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं, कहने का मीन्स, तो वेसोफिल की कोशिकाएं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देती हैं। ये एलर्जी के प्रति कैसी होती हैं? संवेदनशील होती हैं। और इनका जो आकार होता है एस शेप होता है, जैसा कि किडनी शेप होता है मोनोसाइट का, उसी तरीके से आपका बेसोफिल का कैसा होता है? एस शेप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेसोफिल की कोशिकाएं 3 तरह के द्रव सीक्रेट करती हैं, जिसमें हिपेरिन है, आपका सेरोटोनिन है और हिस्टामिन। ये 3 तरह के द्रव सीक्रेट करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? तो आपकी बेसोफिल की कोशिकाएं। बेसोफिल को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एक एग्जाम का और बनता है, स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह किससे कहा जाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का, किसी भी जनरल एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी सुपर टेट लाइक, एसएससी लाइक एंड कह सकते हैं ग्रुप डी लाइक, रेलवे ग्रुप डी। तो स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह कही जाती हैं। हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं कणिकामय, दूसरे को बोलते हैं अकणिकामय। यानी मुख्य रूप से 2 प्रकार की, तो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप हैं, न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, स्नोफिल। यानी जो कणिकामय हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, स्नोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं अकणिकामय। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल ब्लड में कितने % होती हैं डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं, तो 60 से 70%, यानी सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल होती हैं, मल्टी लोब्ड होती हैं। ये भी बात समझ गए। मोस्ट अबेंडेंट होती हैं। बेसोफिल आपने देखा कि स्टेमिन और आपका सेरोटोनिन, फेरिन 3 का सिक्रेशन करती हैं, तो ये 1 से 2% होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 2%। स्नोफिल 2 से 4%। अगर जैसे स्नोफिल की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों में क्या जुखाम आमतौर पर देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। लिम्फोसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिम्फोसाइट क्या डेवलपमेंट करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता को ये डेवलप करता है। लिम्फोसाइट की संख्या कितनी होती है? 20 से 30% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 से 30%। तो मोनोसाइट 4 से 10% होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट 20 से 30% होते हैं। न्यूट्रोफिल कितने होते हैं? 60 से 70%। बेसोफिल कितने होते हैं? 1 से 2%। और स्नोफिल का परसेंट क्या है, तो 2 से 4%। आप लोग दोस्तों समझ गए कि ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की, एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट कितने? न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, स्नोफिल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वेसोफिल कोशिकाओं की। ये 2 से 3 लोब पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 2 से 3 लोब। अगर हम लोग चित्र में देखते हैं दोस्तों, तो स्नोफिल की कोशिकाओं में क्या है, जिसका केंद्रक होता है 2 लोब में बटा होता है। केंद्रक कितने लोब में बटा होता है दोस्तों? 2 लोब में, इसीलिए 2 से 3 लोब पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार का सिक्रेशन क्या है, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, इनका सिक्रेशन करती हैं। अब बात करते हैं स्नोफिल की कोशिकाएं। स्नोफिल की कोशिकाएं दोस्तों क्या है,
तो यहाँ पर दोस्तों बेसोफिल जो होता है एस आकार का होता है। कैसा होता है? एस आकार का। इसमें 3 लोब लगभग पाए जाते हैं। कितने? 2 से 3 लोब पाए जाते हैं। और हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती हैं। स्नोफिल की कोशिकाओं में जो 2 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब? 2 लोब पाए जाते हैं। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। न्यूट्रोफिल में क्या न्यूक्लियस इसमें इसका कैसा होता है? तो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? बाइलोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल 2 से 5 लोब यानी मल्टी लोब होता है। केंद्रक मल्टी लोब का बना हुआ होता है। कह सकते हैं 2 से 5 लोब पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है एंटीबॉडी, जो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ती है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में भी न्यूट्रोफिल की कोशिकाएं दिखाई गई हैं, स्नोफिल की कोशिकाएं, बेसोफिल की कोशिकाएं। तो इस बात को हमने समझा। साथ ही साथ ये क्या लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, ओवल शेप कह सकते हैं, राउंडेड होती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेटलेट कोशिकाओं की। प्लेटलेट कोशिकाएं क्या है? प्लेटलेट, थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो रक्त का थक्का जमने में इनका मुख्य कार्य है। प्लेटलेट का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। और ये किस आकार की होती हैं प्लेटलेट की कोशिकाएं दोस्तों? स्पिंडल शेप होती हैं। कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप। और साथ ही साथ उभयोत्तल यानी बाइकॉन्वेक्स, तस्तरी नुमा कह सकते हैं, या हंसिए के आकार की होती हैं। या स्पिंडल शेप, मोस्टली स्पिंडल शेप होती हैं। वैसे तो कई आकार की होती हैं, लेकिन मोस्टली कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप होती हैं या तस्तरी नुमा। और इनकी ह्यूमन में कितना? ये 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में एवरेज वैल्यू इनकी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा दोस्तों कि डेंगू फीवर में और साथ ही चिकनगुनिया फीवर में प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से कम होती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है दोस्तों। तो डेंगू फीवर में मोस्टली क्या होता है? प्लेटलेट की संख्या कम होती है। साथ ही साथ ये हम लोग जानते हैं कि डेंगू फीवर में हम लोग क्या बकरी का दूध देते हैं, साथ साथ पपीते के पत्तों का मतलब जूस होता है, और इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। एलो और आपका कीवी फल हुआ जैसे, और ड्रैगन फ्रूट, इनका सेवन ज़्यादा किया जाता है अगर आपको डेंगू होता है दोस्तों, जिससे प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से सुधार होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में तेज़ी से सुधार होता है। चिकनगुनिया फीवर क्या है दोस्तों? चिकनगुनिया फीवर में क्या होता है? शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो सभी दर्द करने लगें तो समझ लो फीवर बहुत ही खतरनाक है, चिकनगुनिया टाइप का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कार्पोसेल्स, यानी जो प्लेटलेट की कोशिकाएं हैं या थ्रम्बोसाइट की जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, वो आकार में सभी कोशिकाओं से सबसे छोटी होती हैं। 2 से 3 माइक्रोन की होती हैं। कितनी होती हैं? 2 से 3 माइक्रोन साइज की होती हैं। कौन सी? आपकी प्लेटलेट कोशिकाएं। आइए समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। रक्त का थक्का कितने मिनट में जमता है? तो 2 से 8 मिनट के अंदर रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया कितने मिनट में होती है? 2 से 8 मिनट में। रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन कारगर होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन के। अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो किस विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है? विटामिन के का। साथ ही साथ कैल्शियम आयन भी आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं आपके? एक तो विटामिन के और कैल्शियम आयन, इनका होना बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। साथ ही साथ बोन मैरो, बोन मैरो में जो आयरन होता है किस रूप में होता है दोस्तों? तो फेरिटिन के रूप में होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में फेरस के रूप में, और बोन मैरो के अंदर आयरन किस रूप में होता है? तो फेरिटिन के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्लेटलेट के थक्का जमने की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है तो ब्लड कैसे रुकता है, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अगर आपकी मान लो टिश्यू शरीर में कैसे हो गए, डैमेज हो गए या टूट जाती हैं कोशिकाएं, तो सबसे पहले क्या कौन क्रिया करता है? तो टूटी हुई कोशिकाओं से क्रिया करता है आपका कैल्शियम आयन। यानी आपके अंदर जो विशेष प्रकार की ब्लड में प्रोटीन्स हैं वो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन। ये चेंज होता है थ्रोम्बिन में, लेकिन कैल्शियम की उपस्थिति में। फिर कैल्शियम की उपस्थिति में क्या चेंज आता है? फिर थ्रोम्बिन से बनता है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन से बनता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन छोटे छोटे फाइबर नुमा संरचनाएं होती हैं, ये भी प्रकार की प्रोटीन है। और फाइब्रिन और कोशिकाएं मिलकर क्या कर देती हैं? ब्लड को क्लॉट कर देती हैं 2 से 8 मिनट में। तो दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, और फाइब्रिन और सेल मिलकर क्या कर देती हैं? रक्त को जमा देती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किए, और ब्लड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और आने वाला हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें भी हम लोग ब्लड
से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।